खमागणी दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आप लोगों ने कमेंट कर करके पूछा हुआ है कि सर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बीएसटीसी की कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा कौन सी शिफ्ट वाले बच्चों को होने वाला है, शिफ्ट 1 वालों को होने वाला है, शिफ्ट 2 वाले को होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन हकीकत में होता क्या है, क्या नियम है नॉर्मलाइजेशन कि भाई जिस वजह से हम लोगों के नंबर या तो बढ़ रहे होते हैं या फिर घट रहे होते हैं। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे मैटर के बारे में आपको आज बता देता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से जो भी आप लोग जो सोच रहे हो, आप लोगों का कल एग्जामिनेशन हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कंटिन्यूअसली उसी के बारे में ही सोचते जा रहे हो, तो मैं सारे जितने भी आप लोगों के जो आप लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोच है उसको खत्म कर देता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन का तात्पर्य क्या है और कौन सी शिफ्ट में कौन से बच्चों को फायदा होने वाला है वो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आया हूं। तो बात करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन में। देखो, सरकारी परीक्षाओं में विभिन्न जितनी भी अलग अलग पारियों के अंदर जब भी परीक्षा होती है, ठीक है, तो उनकी जो कठिनाई का जो स्तर होता है उसके अनुसार ही नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम शुरू हो रहा होता है, जिसमें हम कह जाते हैं कि इसके तहत कठिनाई शिफ्ट वाले छात्रों के अंक बढ़ाए जाते हैं और आसान शिफ्ट वाले छात्रों के अंक कम या फिर स्थिर रख दिए जाते हैं। या तो क्या करेंगे, थोड़ा कम करी जाएंगे या फिर जहां पे है वहीं पे ही रख दिया जाएगा। लेकिन जिस शिफ्ट का कठिनाई स्तर अधिक होगा उस शिफ्ट के नंबर थोड़े से क्या किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर घटेंगे क्या? रे घटते नहीं हैं। जिन शिफ्ट के अंदर प्रश्न थोड़े से टफ थे उनके हमेशा से नंबर गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये कठिनाई स्तर किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आइए देखते हैं कठिनाई का आकलन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले अलग अलग पालियों में उपस्थित छात्रों के औसत अंकों और उच्चतम अंकों का मूल्यांकन किया जाता है। औसत अंक को और किसका, आप लोगों के उच्चतम अंक मतलब हाईएस्ट नंबर कितने आ रहे हैं, कौन से बच्चे के आ रहे हैं, किस प्रकार से और कौन सी पारी वालिकाएं हैं, फर्स्ट पारी वालिकाएं हैं या फिर सेकंड पारी वालिकाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं समान अवसर मिलता। यदि किसी पाली में पेपर बहुत कठिन आया है तो छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनके प्राप्तांकों में अतिरिक्त अंक जोड़े जाते हैं। ध्यान रखना, कठिन वाले के अंदर जोड़े जाते हैं। अतिरिक्त अंक कितने जोड़े जाएंगे कितने नहीं जोड़े जाएंगे ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रश्न आपके कठिन आए थे। प्रश्न कितने थे जो कठिन आए थे उसके अनुसार यह तय किया जाता है कि आप लोगों के नंबर कितने जोड़े जाने वाले हैं। बात करें अंकों का कम होना, यदि कोई शिफ्ट आसान थी और छात्रों ने वहां ज्यादा स्कोर किया है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में ऐसे छात्रों के अंक घटाए भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का बीएसटीसी का पेपर 600 का है और फर्स्ट शिफ्ट जैसे हम लोग मान रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट जो था वो आप लोगों का सिंपल है और इसमें कोई बच्चा 570 के आसपास नंबर ले आता है, 590 के आसपास नंबर ले आता है, तो ध्यान रखना ऐसे छात्रों के नंबर थोड़े कम भी किए जा सकते हैं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है। एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन के लिए इस प्रकार के फॉर्मूलों की प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं कहीं आयोग जैसे एसएससी व विभिन्न राज्य चयन बोर्ड अब इक्वली परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, इसमें अंकों के बजाय छात्रों की रैंक और उस शिफ्ट के औसत प्रदर्शन को आधार माना जाता है ताकि सभी शिफ्टों से समान अनुपात में छात्रों का चयन हो सके। मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की सिंपल आई है तो मैक्सिमम बच्चा फर्स्ट शिफ्ट से ले लिया जाए, सेकंड शिफ्ट थोड़ी टफ आ गई तो उसमें बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो उन बच्चों को लेना ही नहीं है। नहीं, इक्वलाइजेशन बनाने के लिए आप लोगों के दोनों शिफ्ट से बराबर बराबर बच्चे चुने जाएं। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई किया जाता है ताकि दोनों शिफ्ट के बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीएसटीसी में कौन से पेपर वालों को फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, बीएसटीसी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रीजनिंग जो थी आप लोगों की, जो रीजनिंग थी वो आप लोगों की आसान थी, मतलब कह सकते इजी थी। लेकिन यहां पे जो रीजनिंग है वो आप लोगों की थोड़ी थोड़ी क्या हो गई थी, हम लोगों के पास में
मुश्किल होती चली गई थी, मतलब ये कठिन थी और ये थोड़ा सा कम था मामला। लेकिन यहां बात करेंगे जीके को लेकर, तो जीके ऊपर चला गया और यहां पे जीके थोड़ा सा क्या हो गया था, ऊपर ही था, ध्यान रखना, ठीक है। यहां जीके की वजह से दोनों के मध्य क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीके के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का कल्चर वाला पार्ट बहुत ज्यादा आ गया था, कला संस्कृति का जो पार्ट था वो आपका बहुत ज्यादा आ गया था। हिस्ट्री के, इतिहास के प्रश्न आपके पास में बहुत कम देखने को मिले थे आप लोगों को। इस वजह से यहां पे कला संस्कृति जिन जिन बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ी, उन बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ा है। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आजकल कला संस्कृति के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है। आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे आरएसएसबी का हो, कला संस्कृति के प्रश्न जो है थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न अच्छे किसके आगे थे? पॉलिटी के। पॉलिटी के प्रश्न अच्छे आ गए थे, इस वजह से थोड़ी बहुत समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ा है भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, एक आधा प्रश्न आपको कला संस्कृति के अंदर नया देखने को मिला था, एक पहाड़ी वगैरह का नाम पूछा गया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो वो एक नया प्रश्न भी आप लोगों को इसमें देखने को मिला है। हर एग्जाम में देखो कोई ना कोई प्रश्न तो नया आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से पूरी की पूरी जो हम लोगों ने देखा, सभी शिक्षकों से बात की, तो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो थोड़ी हम लोगों को ईजी लगी कि भाई इसका जो मामला है वो थोड़ा ईजी है। लेकिन सेकंड शिफ्ट थोड़ी टफ थी भाई, ठीक है। आप कह सकते हो इसके मुकाबले थोड़ी सी क्या थी, ये हमारी थोड़ी टफ थी। तो कहेंगे कि सेकंड शिफ्ट वालों के नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब ऊपर हो सकते हैं क्योंकि टफ वाले मामले में है, ठीक है। तो यहां नंबर जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं सेकंड शिफ्ट वालों के, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा होने जा रहा है वो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को होने का थोड़ा बहुत आसार है कि सेकंड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, फायदा थोड़ा देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा हम कह सकते हैं कि आसान आया था, और इन दोनों को ही देखा जाए तो 2025 से तो ये दोनों ही पेपर आसान आए थे, 2025 में पेपर थोड़ा अच्छा था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कौन सी शिफ्ट वाले को थोड़ा फायदा होने वाला है। अब फायदा कितना होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है, ये वहां पर जो एजेंसी बैठी वही तय कर पाएगी कि हम कितने नंबर प्लस करेंगे, कितने नंबर घटाएंगे। क्योंकि इसके अंदर वो फॉर्मूला भी काम आता है कि मैक्सिमम जो बच्चे किसी प्रश्न को सही कर रहे हैं और आप उस प्रश्न को गलत कर देते हो, ठीक है, तो वहां आपके नंबर बढ़े नहीं बढ़े ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रत्येक बच्चे पर जिस प्रकार से परसेंटेज फॉर्मूला लगाया जाता है नॉर्मलाइजेशन के तहत, वो हर एक बच्चे पे काम कर रहा होता है। ये नहीं है कि किसी फलाने बच्चे के 10 नंबर बढ़ाए गए तो आपके भी 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, नहीं नहीं, हर किसी के अपने अपने लेवल के अनुसार क्या है नंबर बढ़ते आपको नजर आएंगे। ये मत सोचना कि सर उसके तो 10 नंबर बढ़ाए, मेरे तो 10 नंबर बढ़ाए नहीं, ये नियम नहीं है कि उसके बढ़े हैं तो 10 आपके भी बढ़ जाएंगे 10। आपने पेपर कैसा किया है, किस प्रकार के प्रश्नों को आपने गलत किया है, आसान प्रश्नों को तो आपने गलत नहीं कर दिया है, इस चीज का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का तात्पर्य समझ में आ गया होगा और कौन सी शिफ्ट वालों को फायदा होने वाला है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।